नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का, यानी आपके प्रिय खोजी पहलवान साहब। नमस्कार सर। नमस्कार अवनीश जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। प्रारब्ध और दद्दा की खरी खरी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी बाबा रामदास, एक बार फिर हम जब आपसे लगातार और भी विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस समय हम चर्चाएं आपसे कर रहे हैं वो है आंदोलनरत पहलवान और डब्ल्यूएफआई। सर, आखिर ये बताइए कि ये लगातार जो पहले तो पहलवानों में सोशल मीडिया जंग शुरू हुई, बहरहाल वो सुनते हैं कि थोड़ा सा विराम की तरफ आई है, लेकिन एक बात यहां पर बन रही है पूछनी, वो चूंकि इसलिए पूछनी बन रही है कि डब्ल्यूएफआई के जो चुनाव अब हो जाने चाहिए, जो आरोप थे वो तो मान लीजिए एफआईआर थी, उनकी कोर्ट में तारीखें लग रही हैं, तारीखें भी एक नया टल गया है और अब 1 तारीख को संज्ञान लिया जाए या नहीं लिया जाए चार्जशीट का, ये कोर्ट तय करेगी। बहरहाल, लेकिन इस बीच में आखिर ऐसा क्या खेल मंत्री और इन धरनारत पहलवानों की मीटिंग के दौरान आपसी बातचीत में तय हुआ, जिसको लेके ये सारे पहलवान, जो तीनों पहलवान हैं या पहलवान नेता हैं, वो लहालोट हुए जा रहे हैं बिल्कुल कि अब तो सब मिल गया, चांद मिल गया, सितारे मिल गए, अब तो दुनिया बदल देंगे। सर ये बताइए, आखिर अनुराग ठाकुर जी के साथ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इनको ऐसा क्या मिल गया है? सर, बात यह है कि साक्षी मलिक का एक ट्वीट मैंने पढ़ा है, 2 दिन पुराना है शायद। उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपना एक वादा तो निभा दिया। पहला वादा था कि 15 तारीख को हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे, तो वो तो सरकार ने वादा निभा दिया कि 15 तारीख को चार्जशीट दाखिल हो गई, और इसलिए अब हमने जो है अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और अब हम सड़क पे नहीं, कोर्ट में लड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा मजेदार, उसी ट्वीट का दूसरा पार्ट है कि अब देखना यह है कि फेडरेशन के गठन में, फेडरेशन के नए जो चुनाव होने वाला है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो चुनाव होना है कुश्ती संघ का, उसमें हमसे किया गया वादा में कितना खरा उतरती है भारत सरकार, ये देखना है। तो तब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनफैक्ट भारत सरकार किसी पोजीशन में है ही नहीं कि इस प्रकार का कोई वादा पहलवानों से कर सके कि हम फलनवा को कुश्ती संघ से हटा देंगे और तुमको बैठा देंगे। ऐसा कोई वादा वो कर ही नहीं सकते। इसके बावजूद सरकार ने ऐसा वादा किया है, और वो मिर्जा गालिब का एक शेर है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मरना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता। तो साहब वो कहते कि जो तुमने वादा किया था ना, तो मेरी जान, हम जानते थे कि ये झूठा है, क्योंकि अगर हमको पता होता ना कि ये वादा सच्चा है तो मैं तो खुशी से मर गया होता। तो साहब ये मिर्जा गालिब का बयान है। पर हमारे पहलवान जो है अनुराग ठाकुर के इस वादे को सच्चा वादा मान के बैठे हैं, या कम से कम नाटक अभी तक यही हो रहा है कि उनका वादा सच्चा है। अब मैंने खुद से ये सवाल किया, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब कहीं से मिल नहीं रहा था कि मान लो मैं ही अनुराग ठाकुर या मैं ही सरकार हूं। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि मैं अमित शाह हूं, सर्वशक्तिमान। अपन को कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, वो वाला है ना। और मैंने पहलवानों से वादा कर दिया कि जाओ बेटा, कुश्ती संघ तुमको दिया। ठीक है। तो अब मैं इस वादे को अमित शाह होने के नाते कैसे निभाऊंगा? मैंने ये सवाल खुद से किया कि बेटा, अब अजीत सिंह, तुम अमित शाह बन के सोचो कि तुम हाउ वुड यू डिलीवर दिस प्रॉमिस टू द प्रोटेस्टिंग रेसलर्स।
हम्म। तो साहब मुझे इसमें बड़ा मजेदार एक किस्सा याद आता है। केपीएस गिल को आप जानते हैं, द सुपर कॉप, पंजाब के सुपर कॉप, जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने पंजाब से सब वो वाला जो आतंकवाद था वो समाप्त किया था, वो खत्म किया तो था, साहब बिल्कुल, केपीएस गिल डीजीपी। हाँ, डीजीपी, पूर्व डीजीपी पंजाब पुलिस। तो जी। साहब केपीएस गिल साहब को शौक चर्राया कि अब हमहू कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनूंगा। अच्छा। तो अब साहब हाँ, ये आपको मालूम है, ये 90s की बात है, आई थिंक 95 या 96 के आसपास की बात है। हाँ, पुरानी बात हो गई, फिर भी मुझे साल का कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। आई थिंक इट वाज 1996। ओके। तो जी। साहब कुश्ती संघ का चुनाव, सॉरी, हॉकी संघ का चुनाव डिक्लेयर हो गया भोपाल में। और भोपाल में कांग्रेस के एक नेता थे जो कि सांसद थे, गुफरान आजम या गुफरान आजम, गुफरान आजम नाम था। वो हॉकी के एडमिनिस्ट्रेटर 1980 वाले चुनाव में, कब, जब जनता पार्टी की सरकार जब गिर गई, मध्यावधि चुनाव हुए थे, और 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा आई थी, इमरजेंसी के है बाद ना, जब जनता पार्टी आई और इमरजेंसी के उसके बाद बाद फिर जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बाद जब दोबारा इंदिरा जी आई थी 80 में, वो भोपाल से सांसद थे। और वो उस जमाने में सर कांग्रेस की वाकई तूती बोलती थी। उस जमाने में मरी गिरी कांग्रेस भी 300 सीट लेके आती थी। हम्म। तो गुफरान आजम साहब कुश्ती संघ, सॉरी, बार बार कुश्ती देखने का, हॉकी संघ के अध्यक्ष थे। तो 1986 की बात है, केपीएस गिल बोले हमहू चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव होना था भोपाल में। केपीएस गिल साहब पंजाब पुलिस के डीजीपी पद से रिटायर हो चुके थे। और ई साहब जो है पट्टा पहुंचा पंजाब से, काफिला अपना लेके भोपाल। कहा पंजाब और कहा भोपाल। भोपाल में सरकार किसकी? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन? दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा। और अब केपीएस गिल तो साहब केपीएस गिल है, और लोग बताते हैं कि लगभग 5 या 7 गाड़ी का काफिला पहुंचा, हाय हाय सायरन बजाता हुआ, और इन सबों ने एक होटल में डेरा डाल लिया। और उस काफिले में केपीएस गिल के साथ उनकी खास सलाहकार समिति और कम से कम 60-70 गो पंजाब पुलिस के कमांडो AK-47 लिए हुए। एकदम सच्ची कहानी बता रहा हूं, उस जमाने के लोग आज भी इसको सेकंड कर देंगे। हालांकि बहुत पुरानी बात है, शायद गूगल पे ये सारे किस्से आपको ना मिले। तो साहब अब चुनाव होता है तो ये उस टाइप का चुनाव है, वो बीडीसी और वो बल ब्लॉक प्रमुख का है ना, उस टाइप का। तो साहब ऐसे चुनाव जीतने का एक और बहुत बड़ा तरीका होता है, उसका हल आजकल सरकारों ने, पार्टियों ने खोजा है कि अपने सभी विधायकों को लाद के हवाई जहाज में ले जाओ और किसी रिजॉर्ट में बुक करा दो, ऐसी जगह जहां अपनी पार्टी की सरकार हो। तो साहब उस जमाने में शायद गुफरान आजम साहब को इतनी अकल नहीं आई थी। तो साहब ज्यों-ज्यों डेलीगेट्स जिनको वोट डालना था जी, ये सब कुछ अपनी गाड़ी से आ रहे थे, कुछ ट्रेनों से आ रहे थे, कुछ हवाई जहाज से आ रहे थे, और केपीएस गिल के कमांडोज जो जहां उतरता था उसको वहीं से उठा लेते थे, रिसीव कर लेते थे। ऐसा क्यों नहीं कह रहा है, उठा लेते थे। रिसीव कर लेते थे। और जो रिसीव नहीं होता था उसको 4 हूंचा मार के रिसीव करते थे कि कैसे तुम हमारी माला नहीं पहनोगे। सब लिटरली 1.25 किलो ज्यादा इज्जत के साथ रिसीव करते थे। 1.25 किलो पाव भर नमन ज्यादा रहेगा। ठीक है। और कम से कम 25 डेलीगेट तो पहले ही देख के, पंजाब पुलिस का कमांडो देख के पहले ही सरेंडर हो गए कि भाई मारा मत, जिन लोग जहां वो काबा हुआ हम दे दे, मारा मत। कुछ लोग अपने आप को तीर तुर्रम समझते थे, उनको बताते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं है, कि उनको कमांडो सब उठा के किसी अज्ञात स्थल पर ले गए और उनका जो है
मत परिवर्तन कराया कि वोट जो है चढ़ गुंडों की छाती पर और मुहर लगेगी केपीएस गिल की छाती पर। जी तो गुफरान आजम साहब लेट गए केपीएस गिल के पैरों में कि हे भाई दुहाई भाई तो है बन जा भाई अध्यक्ष, पर मारा मैं हमरे अदमीन के। सर लिटरली ये हुआ था, मतलब गुफरान आजम साहब पैरों पे गिर गए, रोने लगे कि हे केपीएस गिल भाई तुम ही बन जाओ, पर मारो मत यार, हमारे आदमियों को इतनी बेरहमी से मारो मत। तो सर खेल संघों का चुनाव जीतने का यह भी एक तरीका पूर्व में होता आया है सर, और ये मैं कोई गप नहीं मार रहा हूं, इट इज अ ट्रू स्टोरी। और इसी देश में ये हुआ है और इस प्रकार भी खेल संघ के चुनाव जीते गए हैं। ठीक है। अब यहाँ और यहाँ यहाँ पहलवान जी, अगर मैं ये कहूं कि ये जो जैसे हम लोग एक और वीडियो में हम लोगों ने जब बात किया था तो इस विषय पे हम लोगों ने बताया था कि दरअसल ये बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख टाइप का इलेक्शन होता है, क्योंकि लिमिटेड इसमें डेलीगेट्स होते हैं जो एज ए वोटर होते हैं। अगर ये मान भी लिए, एक बार कोई ये नकार दिया जाए कि साहब इस तरह का कोई बलात् और जबरिया जो है किडनैप करके या उठा के या कोई प्रेशर डाल के जो है वो वोटिंग कराई जाए, तो भी आखिर डेलीगेट्स उस पर्टिकुलर स्पोर्ट से ही जुड़े होते हैं। यानी कि कुल मिला के आपने पिछली बार जो बताया था कि 50 या 55 के आसपास इसमें भी कुल मतदाता हैं कुश्ती डब्ल्यूएफआई का जब इलेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से ये बहुत क्लोज कन्विंसिंग है। एक तो मतदाताओं के बीच में चुनाव की जो भी चुनाव लड़ने जा रहा हो, ऐसे में उसके निजी संबंध, उसके कारोबारी संबंध, उसके पहले के जो राजनीतिक संबंध हैं डब्ल्यूएफआई की राजनीति की, वो सब माने रखेगा। तो हम कहते हैं कि केपीएस गिल साहब वाला अगर एक बार उदाहरण दोहराया न जाए या न जाने की कोई संभावना हो, तब भी तो यह बड़ा क्लोज इलेक्शन टाइप का है, बंद कमरे के इलेक्शन जैसा है। देखिए इलेक्शन बेशक क्लोज्ड होगा, आई थिंक अभी तक की जो मेरा जो सूचना है, अब तक इलेक्टोरल कॉलेज में, हालांकि अभी इलेक्टोरल जो उनकी वोटर लिस्ट है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, पर उसमें मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 54 के आसपास वोटर होंगे। ठीक है। और देखिए अगर तो फेयर चुनाव हुआ और किसी ने गुंडई नहीं की, इस प्रकार की गुंडई केपीएस गिल वाली, तब तो 100% ब्रजभूषण शरण सिंह के ग्रुप बोलूंगा, व्यक्ति नहीं, उनके ग्रुप को चुनाव जीतना अवश्यम भावी है, उसमें कोई इफ बट है ही नहीं, बशर्ते कि सरकार न ठान ले, जैसे केपीएस गिल ने ठान लिया था उस पर। देखिए दैट वाज 1996, देयर वाज नथिंग लाइक सोशल मीडिया इन दिस कंट्री या इन दिस वर्ल्ड, पहली बात। दूसरी बात है जो मीडिया था वो पूरी तरह बिका हुआ था। और तीसरी बात आप देख लीजिए ना, कांग्रेस की सरकार थी, दिग्गी राजा की सरकार में भी केपीएस गिल रिटायर्ड डीजीपी होने के बावजूद इतना दबंग था कि उस वक्त उसके पास 60-70 कमांडोज थे। उसका जो पंजाब का जो रुतबा था ना सर, वो रिटायरमेंट के 3 साल बाद भी कायम था। जी जी। और उस रुतबे के आगे दिग्गी राजा की नहीं चली थी, जो कि चीफ मिनिस्टर थे भोपाल में, और भोपाल में ये सब हुआ था। तो देखिए साहब, उस लेवल की गुंडई करनी पड़ेगी गुफरान आजम से पद छीनने के लिए। अब प्रश्न है क्या आज के युग में उस लेवल की गुंडई कोई कर सकता है? अब सवाल यहां आ जाता है। तो साहब मैंने बोला ना कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाई हाउ, यूट्यूब, और दुनिया का हर आदमी जो है पत्रकार है, 1 लाख है हमारे जैसे चैनल हैं। तो सर इतनी बड़ी गुंडई
होना संभव नहीं है। पर्दे के पीछे से चुपचाप सरकार आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर सकती है, परंतु एवरीबडी इज नॉट गुफराने आजम। ब्रजभूषण सिंह गुफराने आजम नहीं है, ये बात समझ लीजिए। हाँ, कल को भगवान न करे अगर गुंडे ये करे के पड़ल तो केपीएस गिल वाले रोल में आ सकते हैं। अपने सामने ये किसी को, हाँ, अपने सामने ये किसी को केपीएस गिल बनने नहीं देंगे। ठीक बात। अब इसी के साथ आप जब कह रहे हैं कि आर्म ट्विस्टिंग सरकार न करे और ये न करे, वहीं आके एक नैतिकता का भी तो सवाल उठता है कि साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। डब्ल्यूएफआई के जो चुनाव कराने के लिए जो भी लोग डिप्यूट होंगे उनकी जिम्मेदारी है। तो ये बताइए कि सरकार के सामने नैतिक सवाल ये होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए जाए या किसी के हक में इस तरह की आर्म ट्विस्टिंग किया जाए। दूसरी चीज कि साहब ये बताइए किसी चुनाव में कौन जीतेगा या कौन विनर होगा, इसका कोई वादा सरकार कैसे कर सकती है? तो ये तो बड़ा मतलब एक तरह से मैं ये कहूंगा कि असंवैधानिक, अनैतिक और पूरी तरीके से गलत होगा। तो माना तो यही जाए, हम लोग तो बातचीत इसी प्लेटफॉर्म से करेंगे ना कि जो भी डब्ल्यूएफआई का चुनाव होगा वो फ्री एंड फेयर होगा। तो अब हम समझना चाहते हैं कि अगर हम ये मान के चलें कि डब्ल्यूएफआई का जो भी चुनाव होगा वो फ्री एंड फेयर होगा, तो फिर कोई वादा कैसे किया जा सकता है किसी मंत्री या किसी सरकार के लेवल पे किन्हीं खास खिलाड़ियों के सामने? सर, अंग्रेजी का एक जुमला है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये लव का तो नहीं पर वॉर का सिनेरियो जरूर है। और ये जो सरकार है ना जो दिल्ली में है, और ये जो लोग 2-4 लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, सर ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। इनका वोट बैंक नहीं खसकना चाहिए, चाहे कुछ करना पड़ जाए, ठीक? या अगर इनको पता लग जाए ना कि इस निर्णय से 1% वोट उस वर्ग का जो हमको आमतौर पर वोट नहीं देता उसका 1% वोट भी बढ़ जाएगा, तो ये ऐसा निर्णय ले लेंगे, क्योंकि ये विशुद्ध वोट बैंक राजनीति है जिसमें एक तरफ हरियाणा का जाट वोट बैंक है और उसकी अपीजमेंट के लिए ये सरकार कितना भी नीचे गिर सकती है। आई एम सॉरी टू से दिस, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, परंतु ये सरकार वोट बैंक अपीजमेंट के लिए किसी भी स्तर पे जा सकती है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, पर इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं जाट वोट बैंक का तुष्टीकरण करते मतलब दुबे जी जो चौबे जी जो छब्बे जी बनने गए थे वो कहीं दुबे जी न बन जाए, मुझको ये बड़ा खतरा है कि कहीं जाट वोट बैंक को रिझाते रिझाते ठाकुर वोट बैंक से हाथ न धो बैठे ये सरकार। खैर इतने मूर्ख वो सब हैं नहीं, है ना? वो सब 1 रुपया में लोग, कुछ लोग जो है ना, 4 चवन्नी की जगह 5 भजाने की कोशिश करते हैं। ये कुल गुजराती है, 1 रुपये में 8 चवन्नी भजाने की कोशिश करते हैं। इतने मूर्ख है नहीं, वोट का नफा नुकसान बहुत अच्छा है। पर मैं इतना जानता हूं कि ब्रजभूषण सिंह इज अ लाइव वायर। लाइव वायर मतलब नंगा तार, वो नंगा तार जो कि जुड़ा हुआ है, तो यू कांट मिस हैंडल हिम, यू कांट मिस हैंडल हिम। और एक बात बता दूं आपको, ब्रजभूषण सिंह जी ने बयान दिया है कि पहले मुझे एक छोटे से इलाके में 5% लोग जानते थे, आज मुझे पूरा हिंदुस्तान जानता है। और आई एम सॉरी टू से दिस कि मैं जातिवादी आदमी नहीं हूं, और मैंने आज तक किसी जाति के सरनेम के आधार पर किसी को अपना लीडर नहीं माना है, पर मैंने ये पिछले 4 महीने में महसूस किया है कि इस पूरे प्रकरण में क्षत्रिय समाज के निगाहों में लोगों को यह लगता है कि ब्रजभूषण सिंह विक्टिम है, उनको सताया जा रहा है। ठीक है,
एक मिनट, उनको सताया जा रहा है, ही इज द विक्टिम, और उनके प्रति सहानुभूति का भाव है क्षत्रिय समाज में। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी और नॉर्थ इंडिया पूरा के क्षत्रिय समाज में उनके प्रति सहानुभूति की लहर है। अगर ये सरकार उनको मिस हैंडल करेगी तो जाट कितने आएंगे आपके पास, ये तो समय बताएगा। ठाकुर वोट से कहीं ये सरकार हाथ न धो बैठे, और ये मैसेज उनको बहुत कायदे से कन्वे कर दिया जाना चाहिए। हालांकि वो बहुत चालाक लोग हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, आप जो कह रहे हैं कि विक्टिम समझा जा रहा है डब्ल्यूएफआई के भूतपूर्व अध्यक्ष को, तो लगातार इस पूरे प्रकरण में जिस हिसाब से पहलवानों की राजनीति सामने आई, उनके सड़क पर उतरने के बाद, वहां निश्चित रूप से एक भावना ये बनी है। तो वहां पर अगर आप उसको किसी वर्सेस किसी ना बनाइए, कि दो जातियों की अगर लड़ाई आप ना भी बनाइए, हालांकि हम इस प्लेटफॉर्म पे ये लड़ाई बनाने से भी बचेंगे, निश्चित बचना भी चाहिए, तो भी जेन्युइनली ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति एक ऐसा विक्टिम का भाव है लोगों के मन में। और चूंकि देखिए, जो आरोप लगे थे, यानी 2 एफआईआर लॉन्च हुई थी, तो वो तो कोर्ट में है, वहां से अगर वो विक्टिम नहीं साबित होंगे तो नहीं साबित होंगे। अब आप जब राजनीति की वाली बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो फिर मेरा जरा पूछना बनता है आपसे सर, कि क्या आपको कोई ऐसी आशंका है क्या, या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि सरकार ऐसा करने जा रही है? जब आप कह रहे हैं कि वो उनका अपेसमेंट कर सकते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी कोई खबर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार डब्ल्यूएफआई के चुनाव में ऐसा कुछ करने जा रही है? देखिए, इस चुनाव को अनावश्यक डिले कर रही है सरकार। जो चुनाव अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाना चाहिए था, अब वो अगस्त में भी हो जाएंगे, इसमें शंका है। और इस पूरे विवाद का एकमात्र हल है फेडरेशन का चुनाव करा देना। ठीक बात। इसको सरकार जितना डिले करेगी, एक तो कुश्ती का उतना नुकसान हो रहा है ना। कुश्ती तो समझ लीजिए कि एकदम मतलब 6 महीना, मतलब जैसे किसी व्यक्ति को, किसी बड़े बिजनेसमैन को जिसको रोज सिर खुजाने की फुर्सत नहीं होती, इतना काम होता है, उसको आप 6 महीना जो है वार्ड में भर्ती कर दें, हैं? तो वो बेचारा, कुश्ती तो बेचारी पिछले 6 महीने से आईसीयू में भर्ती है। ये बात बिल्कुल पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है, और सारे महसूस कर रहे हैं। हम लोग अपनी लगातार चर्चाओं में ये महसूस किए, और उसकी चिंता इस सरकार को बिल्कुल है ही नहीं। भाई, हड़ताली पहलवानों ने तो अपना रोल प्ले किया और कुश्ती की सेवा करते करते कुश्ती को एकदम मार डाला। और इस सरकार को भी देखिए, मुझे लगता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में, अगर मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको कुश्ती की या पहलवानों की या इंडियन स्पोर्ट्स की जरा सी भी परवाह है। तो हाँ, वोट बैंक, इसमें सिर्फ एक ही आशा की किरण है कि क्षत्रिय समाज को जबरदस्ती पिंच न करे सरकार, या कोई ऐसा मैसेज न जाए कि क्षत्रिय समाज आहत हो। पहलवान जी, मुझे लगता है कि कुश्ती की बात और डब्ल्यूएफआई की राजनीति की बात ज्यादा हो। ये जो आप बार बार ये जो इक्वेशन ले आ रहे हैं कि जाट वर्सेस क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्सेस जाट, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डब्ल्यूएफआई की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो लगातार ये बातों को सबसे ऊपर रखना कोई जरूरी बात है या अच्छी बात है? नहीं, अगर आप समस्या का मूल कारण वाकई खोजना चाहते हैं, तो आपको ये बातें करनी पड़ेंगी, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। आई मे नॉट साउंड पॉलिटिकली करेक्ट या सोशली करेक्ट, या अरे यार देखो राजनीति नहीं बतियाएंगे हम लोग। अरे भैया, आज के युग में आप राजनीति से नहीं बच सकते, क्योंकि ये सब राजनीतिक निर्णय है। ये पिछले 6 महीने से जो बवंडर चल रहा है, ये कुश्ती का मैटर है ही नहीं। दिस इज
प्योर पॉलिटिक्स। वो अल पचीनो का डायलॉग याद कीजिए गॉडफादर में, वो कहता है कि नो सनी, इट्स नॉट पर्सनल। याद है, आपने देखी है गॉडफादर? वो वहां जब सोलोजो नॉवेल को भी पढ़ी है, नॉवेल भी पढ़ी है और फिल्म सोलोजो भी देखी है जी। जब जब सोलोजो को और मैक्लूस्की, हाँ मैक्लूस्की, कैप्टन मैक्लूस्की को टपकाने का निर्णय लेता है, तो वो क्लेमेंजा और टेसियो और सनी हंसने लगते हैं कि दिस बॉय हैज टेकन इट पर्सनल। तो उस वक्त माइकल कहता है कि नो सनी, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स प्योरली बिजनेस। तो सर, इट इज नॉट रेसलिंग, इट इज प्योरली पॉलिटिक्स। इसलिए आपको, और इट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसलिए आपको पॉलिटिक्स डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक बात है। यहां देखिए, राजनीति तो दोनों तरफ से दिखाई दी ना। जो पहलवान अखाड़े की बात को, फेडरेशन की बात को लेके सड़क पे गए, जंतर मंतर गए, उसके बाद संसद के सामने जाने का प्रयास किए, गंगा किनारे चले गए, खापों में गए, है ना, पार्टियों के नेताओं को अपने धरने पे बुलाया, तो राजनीति तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। और सरकार, आज सरकार है, या सरकार के ठीक पहले वो एक राजनीतिक पार्टी भी होती है। शपथ ग्रहण करने के बाद नेताजी मंत्री बन जाते हैं जब, तो एक 10 to 5 वाले वो जिम्मेदार आदमी बन जाते हैं। हालांकि जिम्मेदार वो पहले भी रहते हैं, लेकिन दरअसल कोई भी सरकार, सरकार के अस्तित्व में आने से ठीक पहले तक तो पूरी तरह राजनीतिक पार्टी ही होती है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ राजनीति दोनों तरफ दिखाई दे रही है। क्या तो सरकार की तरफ से राजनीति दिखाई दे रही है, वो भी आपकी बात अब समझ में आ रही है और मानी जा सकती है। दर्शक भी देखिए, समाज सब कुछ समझता है। तो आप जिस भावना को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वहीं आऊंगा बार बार कि किसी औपचारिक व्यक्ति द्वारा, औपचारिक तरीके से, जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किसी औपचारिक तरीके से ये कैसे एश्योर किया जा सकता है कि साहब कोई इलेक्शन जो है वो मैनेज हो जाएगा? ये तो बहुत अनैतिक बात होगी। हाँ, आपकी आशंका जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अपीजमेंट हो सकता है, वोट बैंक का मामला हो सकता है, तो उसका आधार आपने जो बताया कि बार बार जो डब्ल्यूएफआई के इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, वहां से आपकी आशंका उपजती है। तो निश्चित रूप से अगर इस पूरे विवाद की जो डब्ल्यूएफआई के इंटरनल बॉडी है, उसका इलेक्शन है, तो वो खत्म किया जाना चाहिए, ये सब समझते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए, 17 तारीख को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डेट दी है, और वो जो मामला है वो पूरी तरह फर्जी है। मैं आपको आम पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं कि असम की इन्होंने एक बॉडी बनाई थी, उसको एफिलिएशन नहीं दिया था, पर उसको कुछ जिम्मेवारियां दी गई थी। इट वाज अ ट्रायल कि इनको एक नेशनल चैंपियनशिप कराने के लिए दी गई, जिसमें वो बुरी तरह असफल रहे और उनके ऊपर बहुत सारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। और ये 2014 की बात है। तो उस ग्रुप को एफिलिएशन नहीं दी डब्ल्यूएफआई ने। उसके बाद 15 के चुनाव हुए, उस ग्रुप ने कोई दावा नहीं किया। उसके बाद 19 के चुनाव हुए फेडरेशन के, उस ग्रुप ने कोई दावा नहीं किया। अब वो ग्रुप अचानक 23 में प्रकट हो गया। तो भैया 15 में और 19 में कहां थे? तब क्यों नहीं दावा किया कि हमको एफिलिएशन दिया जाए? 14 के आज तुम 23 में प्रकट हुए हो। तो हालांकि इस पूरे केस में मेरिट नहीं है, पर भैया मेरिट हो चाहे ना हो, 11 वाला चुनाव टल गया ना। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि 11 जुलाई को कि 11 वाला चुनाव तो इसलिए भी टल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में केस आ जाता है, तो निश्चित रूप से जब लिटिगेट हो जाता है, कोई उसी पे कोई याचिका दाखिल हो जाएगी, तो वो इलेक्शन तो टलता ही है। तो वो तो टेक्निकल इश्यू हो गया अभी तक, इलेक्शन टलना। तो ठीक है, अगर 16 को वो स्टे अगर वेकेट नहीं हुआ, और अब तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अच्छा अगले महीने जो है एशियन गेम्स की और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल है। उसी वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो है ओलंपिक का आपको क्वालिफायर है, ओलंपिक क्वालिफाइंग वहां से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, हमारी ये चिंता ज्यादा है। हाँ, और जब आपको सिर्फ अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर सिर्फ चिड़िया की आंख देखनी चाहिए, तो आप चिड़िया की आंख के अलावा हर चीज देख रहे हैं। पहलवानी इस देश से बिल्कुल नेपथ्य में चली गई है, और यहाँ पे सिर्फ कुश्ती के नाम पे पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक बात। कोई कोचिंग कैंप नहीं, कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं।
चलिए, तो और उम्मीद की जानी चाहिए। और सरकार चाहती, देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर सरकार चाहती, अगर इनके सामने सरकार घुटने न टेकती तो जनवरी में ही ये मसला हल हो गया होता। मैं अभी फिर आरोप लगा रहा हूं कि ये पूरा प्रपंच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी मिस्टर संदीप प्रधान द्वारा रचा गया, जिसमें कि कोई संदिग्ध भूमिका अनुराग ठाकुर की भी हो सकती है। वहां चलिए, पे ठीक है। सरकार, अगर कोई डिसीजन सरकार होती तो उसी दिन मामले को हैंडल कर सकती थी, पर इन्होंने नहीं किया और आज तक कुश्ती जो है ठंडे बस्ते में चल रही है। चल रही है, बिल्कुल। ये तो देखिए, एक बड़ा वर्ग जो भी हम चर्चाएं करते हैं ना, उसके नीचे जो भी इस पूरे प्रकरण से इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, वो नीचे आके सबसे ज्यादा कमेंट्स, दर्शकों की टिप्पणी इसी बात को लेकर आती है, सरकार की भूमिका को लेकर आती है, नाखुशी की आती है कि इन अराजक पहलवानों के ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनको तमाम इतनी रियायतें क्यों दी जा रही हैं, इनको इतनी सहूलियत क्यों दी जा रही है, इनके इतने अराजकपने को बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है। ये सारी बातें बिल्कुल आपकी कहना लाजिमी है, लेकिन उसी के साथ ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कुश्ती का जिस तरीके से नुकसान हुआ है सड़क पर उतरने के बाद, और इस पूरे झमेले में उसका खामियाजा कुश्ती को एज ए स्पोर्ट्स, एज ए खेल, वो लंबे समय तक उठाना पड़ेगा। तो चलिए पहलवान जी, खोजी पहलवान जी, हम लोग ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जो चुनाव अभी टला है, इस तारीख में चुनाव हो जाएगा और पूरा देश, पूरा समाज ये चाहता है, जो भी खेल प्रेमी हैं, दर्शक हैं, जो इस विमर्श को देख रहे हैं, वो भी ये लगातार यही चाहते हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि भैया कुश्ती वापस अखाड़े में आए। जिस अखाड़े से उतर के वो कहीं कोर्टों में चली गई है, वो कहीं सड़कों पे चली गई है, वो कहीं राजनीति के जो पॉलिटिक्स है उसमें चली गई है, उसको उठा के वापस एक बार अखाड़े में देखना ही समाज सोचेगा, चाहेगा। पहलवान जी, अगर आप चलते चलते कुछ इसको कंक्लूड करना चाहें तो करें, अन्यथा आज के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? और कंक्लूड इतना ही करूंगा कि आज तो हम लोग बहुत लेट वीडियो बना रहे हैं। मैं ओपन में बताऊं, रोशनी कम तो नहीं हो गई है, रोशनी बहुत तेजी से घट रही है, इसलिए आज के लिए दर्शकों से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। और मैं दर्शकों से एक अपील कर रहा हूं, एक मिनट। हाँ। मैंने एक फेसबुक पेज बनाया है इसी नाम से, दद्दा की खरी खरी के नाम से। आप प्लीज उसको सर्च करके उस फेसबुक पेज को, सभी मेरे मित्र, सभी मेरे श्रोता हैं, मेरे मित्र यूट्यूब के, प्लीज उस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दद्दा की खरी खरी के नाम से पेज है और मैं उसकी डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दे दूंगा। प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ देते हैं बाबा रामदास जी को धन्यवाद और आप सभी